हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। यह जो टॉपिक है फ्रेंड्स, आप लोग के बीएड फर्स्ट ईयर के फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य सब्जेक्ट से लिया गया है। तो इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन बनता है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, वैश्वीकरण का शिक्षा में किस प्रकार से प्रभाव पड़ा है, उसकी विवेचना कीजिए करके। सो आज की इस वीडियो में हम ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम फुल डिस्कशन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वेरी इंपॉर्टेंट है ही, बट यह अपने आप में इंटरेस्टिंग भी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो वैश्वीकरण एक्चुअल में होता क्या है? तो वैश्वीकरण मतलब कि ग्लोबलाइजेशन या फिर इसी को भूमंडलीकरण के नाम से भी जाना जाता है। तो यह जो वैश्वीकरण है उसकी शुरुआत प्राचीन समय से ही माना जाता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। तो ये एक्चुअल में वैश्वीकरण होता क्या है? तो जैसा कि एंशिएंट टाइम में है ना, प्राचीन समय में हमारे देश का दूसरे देश के साथ व्यापारिक संबंध होता था, है ना, चीज़ों का, वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था। तो इसी को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। यही क्या है? आपका वैश्वीकरण है। लेकिन अभी के टाइम में वैश्वीकरण का जो स्वरूप है वो बिल्कुल बदल चुका है ना। वो वैश्वीकरण को आज के डेट में हम सिर्फ व्यापारिक संबंध के रूप में नहीं देख सकते, बल्कि हम इसको फाइनेंशियली, सोशल, कल्चरल, है ना, इन रूपों में भी हम इसको देख सकते हैं। मतलब कि वैश्वीकरण का जो इम्पैक्ट है वो आज के डेट में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से भी हो रहा है। मतलब कि इन क्षेत्रों में वैश्वीकरण का इम्पैक्ट पड़ता है। सो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में फुल डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मिलते हैं आपको बीएड और डीएड से रिलेटेड सभी टॉपिक्स पर फुल डिस्कशन वीडियो। और यह वीडियो अच्छा लगे तो फिर इसे ज़रूर से लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जिसके थ्रू हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा वैश्वीकरण का अर्थ, मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सेकंड पॉइंट रहेगा वैश्वीकरण की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। थर्ड पॉइंट रहेगा वैश्वीकरण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फोर्थ पॉइंट रहेगा वैश्वीकरण के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि वैश्वीकरण के आने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिले हैं, है ना। वही नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वैश्वीकरण की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि वैश्वीकरण के आने से जहां हमें एक और बेनिफिट मिले हैं वहीं इसके दूसरी ओर इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी देखने को मिलता है। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फिर लास्ट पॉइंट रहेगा शिक्षा पर वैश्वीकरण का प्रभाव, है ना, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एजुकेशन। तो इसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट है मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण का अर्थ। Globalization is a process through which the whole world comes close to each other through various economic and social factors. One country starts to be influenced by another country, है ना। तो वैश्वीकरण एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू संपूर्ण विश्व विभिन्न आर्थिक एवं सामाजिक कारकों के माध्यम से एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। एक देश दूसरे देश से प्रभावित होने लगता है। तो ये आपका आर्थिक और सामाजिक कारक क्या होता है? तो ये आर्थिक कारक के अंतर्गत आता है आपका जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, है ना, जो भी इंटरनेशनल मर्चेंडाइज किया जाता है वो है आपका आर्थिक कारक, है ना, इकोनॉमिक फैक्टर। और ये जो आपका सोशल फैक्टर है, सामाजिक कारक है, उसका मतलब होता है संस्कृतियों का आदान प्रदान, है ना। एक देश की संस्कृति का दूसरे देश की संस्कृति में इम्पैक्ट पड़ता है, वो हो गया आपका सोशल फैक्टर। यदि इसको हम सिंपल से शब्दों में समझें तो यह जो आपका वैश्वीकरण है, भूमंडलीकरण है, उसका मतलब होता है कि एक देश का दूसरे देश के साथ जो भी आदान प्रदान होता है ना, चाहे वो आर्थिक स्तर पर हो चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, यही क्या है आपका ग्लोबलाइजेशन है। इसको आगे हम और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण की परिभाषा। तो अकॉर्डिंग टू हैंस हैंडली खाल्म एंड जॉर्ज सोकेंसन पेंशन के अकॉर्डिंग, ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट जियोग्राफिकल बाउंड्रीज,
है ना। तो हैंस हैंडली खाम के अकॉर्डिंग वैश्वीकरण से तात्पर्य विभिन्न भौगोलिक सीमाओं के बीच आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना है। तो फ्रेंड्स, इस डेफिनेशन से हमें स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि यह जो आपका वैश्वीकरण है उसका मतलब होता है इस संपूर्ण विश्व के बीच, है ना, एक देश का दूसरे देश के साथ जो भी आर्थिक है, राजनैतिक है, सामाजिक है और सांस्कृतिक है, इन संबंधों का आदान प्रदान होता है, इन संबंधों को बढ़ावा मिलता है। तो आई होप कि आप लोग वैश्वीकरण का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। इसको आगे हम और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है वैश्वीकरण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो वैश्वीकरण की विशेषताएं निम्नलिखित है। इसमें से फर्स्ट पॉइंट है वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। तो वैश्वीकरण का एक फर्स्ट क्वालिटीज़ यह हो जाता है कि वैश्वीकरण के बढ़ने से वसुधैव कुटुंबकम की भावना विकसित होने लगती है। मतलब कि यह जो आपका अलग अलग देश है वो संपूर्ण एक देश के रूप में विद्यमान होने लगता है। मतलब कि एक देश का दूसरे देश के साथ आपसी भाईचारे की भावना विकसित होने लगती है। संपूर्ण विश्व जो है एक परिवार के रूप में लगने लगता है। तो इस प्रकार से वैश्वीकरण का एक फर्स्ट क्वालिटीज़ हो जाता है वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रों के मध्य निकटता, प्रॉक्सिमिटी अमंग नेशंस, है ना। तो वैश्वीकरण के फलस्वरूप एक देश जो है दूसरे देश के निकट आ जाता है। चूँकि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू एक देश दूसरे देश के साथ व्यापारिक संबंधों के मामले में वस्तुओं का आदान प्रदान हो गया या फिर संस्कृतियों का आदान प्रदान हो गया, इसके माध्यम से वो एक दूसरे के निकट आ जाते हैं, जो कि वैश्वीकरण का एक फर्स्ट क्वालिटीज़ हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है परस्पर निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस। तो जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण डेवलप होते जाता है उसी के साथ ही साथ आप एक देश से दूसरे देश के मध्य परस्पर निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस भी डेवलप होते जाती है। मतलब कि सभी देश जो है अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, है ना, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो दूसरे देश के जो भी प्रोडक्ट हैं उसके बेसिस पर वो डिपेंड हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वैश्वीकरण जो है परस्पर निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस और आपसी जुड़ाव पर बेस्ड होता है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट है उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया के साथ ही साथ उदारीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। तो है ना, तो उदारीकरण से मतलब यह होता है कि विभिन्न देशों के मध्य जो आपसी मर्चेंडाइज जो व्यापार होता है उसमें राज्य का जो नियंत्रण होता है वो बहुत ही कम होता है, न्यूनतम होता है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपका जो रेलवे का सिस्टम है, जो भी रेल यात्रा है उसमें आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार होता है ना। लेकिन अभी के डेट में क्या हो गया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रेल यात्रा को निजी कंपनियों को सौंप दिया है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है उसमें स्टेट का, राज्य का कम से कम नियंत्रण होता है और कम उसमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होता है। यही क्या है, आपका उदारीकरण है। आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आई होप कि मैं ये पॉइंट अच्छे से बता पाई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। तो वैश्वीकरण का एक सबसे मेन क्वालिटीज़ हो जाता है निजीकरण, है ना, प्राइवेटाइजेशन। तो जैसा कि जस्ट पहले अभी हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन के फलस्वरूप क्या है, शासन का, गवर्नमेंट का बहुत ही कम नियंत्रण होता है और जिसके फलस्वरूप जो भी कंपनीज़ है उसमें गवर्नमेंट के स्वामित्व में, उसमें गवर्नमेंट के अधिकार में कमी आती है। जिसके फलस्वरूप जो भी प्राइवेट सेक्टर है, जो भी निजी उद्यम है उसको प्रोत्साहन मिलता है ना। जिसके फलस्वरूप व्यक्ति जो है अपने राष्ट्र से बाहर जाकर वो मर्चेंडाइज, वो व्यापार करता है, जिससे क्या है, निजीकरण को बढ़ावा मिलता है। तो इस प्रकार से वैश्वीकरण का एक मेन क्वालिटीज़ हो जाता है निजीकरण। अब नेक्स्ट पॉइंट है विश्वव्यापी संस्कृति, वर्ल्ड वाइड कल्चर। तो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू विश्वव्यापी संस्कृति का निर्माण हो रहा है। मतलब कि विभिन्न देशों के बीच समान संस्कृति का विकास होता है। उसमें फैमिली है, इंटरटेनमेंट है, जो भी कल्चर है,
हिस्ट्री है, आर्ट्स है ना, जो भी आचार विचार, रहन सहन, वेशभूषा, एजुकेशन है ना, इन सब में सिमिलैरिटी, समानता देखने को मिलती है, जिसके फलस्वरूप विभिन्न संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है। तो इस प्रकार से वैश्वीकरण का एक मुख्य क्वालिटीज़ हो जाता है विश्वव्यापी संस्कृति, वर्ल्ड वाइड कल्चर्स। नेक्स्ट पॉइंट है बाजारवाद, मार्केटिज्म। तो वैश्वीकरण का एक क्वालिटीज़ बाजारवाद भी है। अभी जो प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में जो वैश्वीकरण का जो रूप है वो पूरी तरह से बाज़ारवाद पर डिपेंड है ना। मतलब कि वैश्वीकरण पूरी तरह से बाज़ारवाद की ही एक देन है। अभी प्रेजेंट टाइम में जो भी बाज़ारवाद का सिस्टम चल रहा है, मतलब कि मार्केट में यदि अच्छा सा लेन देन हो रहा है, किसी भी वस्तु का आदान प्रदान हो रहा है, इससे क्या है, वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलता है। तो इस प्रकार से वैश्वीकरण का एक मुख्य क्वालिटीज़ बाज़ारवाद भी है। अब नेक्स्ट पॉइंट है बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के लाभ। तो वैश्वीकरण से हमें कौन कौन से बेनिफिट मिले हैं, इसको अपने को बताना है। तो इसमें से फर्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय निवेश में बढ़ोतरी, इंक्रीज इन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, है ना। तो वैश्वीकरण के फलस्वरूप जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज है, जो भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, उसके द्वारा हमें भारी मात्रा में दूसरे देशों से यहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाता है, निवेश किया जाता है, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रों में पूंजी के प्रवाह में वृद्धि होती है। हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़ में सुनने में आया था कि जो एलॉन मस्क की जो टेस्ला कंपनी है, उसका हमारे देश में निवेश किया जाना है करके, है ना, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर, एक इलेक्ट्रॉनिक कार के सिस्टम पर बेस्ड है ना। तो टेस्ला कंपनी द्वारा हमारे देश में निवेश किया जाना है, जिससे राष्ट्र की पूंजी में प्रवाह होता है, मतलब कि हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था में गति मिलने लगती है। तो इस प्रकार से वैश्वीकरण का एक बेनिफिट है अंतर्राष्ट्रीय निवेश में बढ़ोतरी। अब नेक्स्ट पॉइंट है ग्लोबलाइजेशन के कारण संचार और सूचना तकनीकी में प्रोग्रेस देखने को मिला है। मतलब जैसे कि मोबाइल हो गया, लैपटॉप है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, टेबलेट हो गया, है ना, इन सब ने सूचना के क्षेत्र में क्रांति लाया है। तो इस प्रकार से वैश्वीकरण का एक बेनिफिट यह भी हो जाता है कि इससे संचार और सूचना तकनीकी में प्रगति हुई है। यहाँ पास आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, ये संचार रहेगा, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट है रोजगार की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वैश्वीकरण के फलस्वरूप रोजगार की उपलब्धता में बढ़ोतरी होता है ना। इससे कार्य की मांग में वृद्धि होता है और व्यक्तियों को उसके स्किल के बेसिस पर रोजगार उपलब्ध होता है। तो इस प्रकार से वैश्वीकरण का एक बेनिफिट हो जाता है रोजगार की उपलब्धता। नेक्स्ट पॉइंट है सांस्कृतिक समीपता, कल्चरल प्रॉक्सिमिटी। तो ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में विभिन्न संस्कृति जो है आपस में घुल मिल जाता है, विभिन्न संस्कृतियों का आदान प्रदान होने लगता है, जिसके फलस्वरूप जो भी सांस्कृतिक भेदभाव है वो सभी क्या समाप्त होने लगता है। तो इस प्रकार से वैश्वीकरण का एक बेनिफिट हो जाता है सांस्कृतिक समीपता, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट है जीवन स्तर में वृद्धि, इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड्स, है ना। यदि हम ग्लोबलाइजेशन को इजी वे में समझे तो यह एक इसका जो बेस है वो क्या है, मर्चेंडाइज है, व्यापार है ना। तो वैश्वीकरण व्यापार को बढ़ावा देता है, जिसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट है, व्यक्तियों की क्रय शक्ति है, उसमें खरीद और उसको उपभोग करने की क्षमता है, इन सब में वृद्धि होता है, जिसके फलस्वरूप उनके जीवन स्तर में सुधार होता है, उनके जीवन स्तर में वृद्धि होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक विकास में सहायक, हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो वैश्वीकरण आर्थिक विकास में सहायक होता है, वो कैसे, तो दूसरे देश या फिर दूसरी कंपनीज जो है अपने देश में निवेश करती है, जिससे आर्थिक विकास में सहायता मिलती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है वैश्वीकरण की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो फ्रेंड्स, जहां हमें एक और वैश्वीकरण के इतने सारे बेनिफिट मिले हैं, वहीं इसके दूसरी ओर इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं, इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। तो इसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट है अल्प विकसित देशों को हानि, डोमिनेंस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़। मतलब कि ग्लोबलाइजेशन का अल्प विकसित देशों में व्यापक रूप से इम्पैक्ट पड़ता है ना। अल्प विकसित देश को हानि होता है, मतलब कि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ है, जो भी विकसित देश है
ग्लोबलाइजेशन के थ्रू जो भी कच्चा माल है उसको वो कम कीमत पर खरीद लेता है और उसको निर्मित करके वस्तुओं को अधिक कीमत पर बेच देता है, जिससे अल्प विकसित देश को अधिक हानि होता है, जो कि वैश्वीकरण का एक ड्रॉबैक हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है सांस्कृतिक आक्रमण, कल्चरल इन्वेशन। तो वैश्वीकरण के थ्रू विश्व संस्कृति का निर्माण होता है, मतलब कि इसमें विकसित देश की संस्कृति का विकास होता है और अल्प विकसित देश की संस्कृति का पतन हो जाता है, वो दब जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है घरेलू बाजार का पतन, कोलैप्स ऑफ डोमेस्टिक मार्केट। तो वैश्वीकरण का एक मेन ड्रॉबैक ये भी हो जाता है कि इससे घरेलू बाजार का पतन हो जाता है, मतलब कि इंटरनेशनल मार्केट पर जैसे कि अपने देश में कोई भी चीज़ निर्मित हो रहा है और उसी चीज़ को दूसरे देश की या फिर दूसरी मल्टीनेशनल कंपनीज आकर उसको उत्पादित कर रही है, उसको कम दाम में बेच रही है, जिसके फलस्वरूप क्या है, घरेलू बाजार को हानि होता है। मतलब कि अपने देश का सामान जो है बच जाता है, वो वेस्ट हो जाता है। आदमी जो है मल्टीनेशनल कंपनीज के सामान को खरीदने लगते हैं, कम कीमत है या फिर किसी और दूसरे रीज़न से, है ना। तो इस प्रकार से घरेलू बाजार का पतन हो, मतलब कि वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, नुकसान हो जाता है ना। तो इस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन का एक ड्रॉबैक घरेलू बाजार का पतन भी है। अब नेक्स्ट पॉइंट है भ्रष्टाचार को बढ़ावा, प्रमोशन ऑफ करप्शन। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, मतलब कि जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो अपने हितों की रक्षा के लिए और अपने बेनिफिट के लिए भ्रष्टाचार से परहेज नहीं करते हैं, वो उसको बढ़ावा देते हैं, जो कि इसका एक मेन ड्रॉबैक हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है संसाधनों का अतिदोहन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। वैश्वीकरण के फलस्वरूप प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन होने लगता है, मतलब कि अल्प देश में जो भी प्राकृतिक संसाधन मौजूद है ना, उसका अल्प विकसित देश तो उसका यूज़ नहीं कर पाएगा उसमें पैसों की कमी की वजह से। तो इसका क्या है, जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, जो भी विकसित देश है, उन लोग इसका यूज़ कर लेते हैं और इसका अतिदोहन कर लेते हैं। तो इस प्रकार से वैश्वीकरण का एक ड्रॉबैक ये भी हो जाता है कि इससे संसाधनों का अतिदोहन होने लगता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है जिम्मेदारी का अभाव, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वैश्वीकरण के फलस्वरूप जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उन लोग अपना मर्चेंडाइज व्यापार के उद्देश्य से आते हैं और वे एक स्थान पर अपना प्रॉफिट कमाकर अपना लाभ कमा करके वो दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जैसे एक जगह है ना, उसमें मल्टीनेशनल कंपनीज जो है अपना आता है, उसमें अपना उद्योग वगैरह लगा लेता है और उसमें जो भी उसको उत्पादन करना रहता है उसका वो उत्पादन कर लेता है और अपना प्रॉफिट कमा कर, है ना, अपना लाभ कमा करके वो दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो जाता है। तो इसका बुरा इम्पैक्ट वहाँ के रहने वाले लोगों को पड़ता है ना। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको इस पॉइंट में कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा पर वैश्वीकरण का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एजुकेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट एजुकेशन पर किस तरीके से पड़ा है, इसको अपने को बताना है ना। तो इसमें से फर्स्ट पॉइंट है अंग्रेजी शिक्षा को महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। तो वैश्वीकरण के फलस्वरूप अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा मिला है, जैसे कि आप अभी के ही डेट में देख सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा को बहुत बढ़ावा मिल रहा है। ये सब क्या है, ग्लोबलाइजेशन का ही इम्पैक्ट है ना। हमें लगता है कि इंग्लिश मीडियम में एजुकेटेड होकर हम इंटरनेशनल लेवल पर रोजगार प्राप्त कर सकेंगे करके, जिसके फलस्वरूप क्या है, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा मिलता है ना। तो इस प्रकार से शिक्षा पर वैश्वीकरण का इम्पैक्ट पड़ता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय तथा विश्वविद्यालयों की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज़। तो वैश्वीकरण का एक लेवल और हो जाता है कि इसमें, है ना, बहुत सारी इंटरनेशनल स्कूल्स और कॉलेजेस की स्थापना की जा चुकी है, जो कि वैश्वीकरण का ही एक इम्पैक्ट है एजुकेशन पर। अब नेक्स्ट पॉइंट है वैश्विक पाठ्यक्रम का निर्माण, क्रिएशन ऑफ ग्लोबल करिकुलम। नेक्स्ट पॉइंट है विदेशों में शिक्षा हेतु प्रयास, एफर्ट्स फॉर एजुकेशन एब्रॉड। मतलब कि अपने देश में जिन लोग को हायर स्टडी करने में संतुष्टि महसूस नहीं हो रहा है, उन लोग अपना विदेश में शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं। तो इस प्रकार से वैश्वीकरण का इम्पैक्ट शिक्षा पर पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है रोजगारों के लिए विदेश में प्रयास, इमेजिनेशन एब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट।
तो अभी प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में स्टूडेंट जो है अपने रोजगार की तलाश में विदेश में प्रवास करने जा रहे हैं। ये सब क्या है, वैश्वीकरण का ही एक प्रभाव है। नेक्स्ट पॉइंट है अन्य देशों के साथ शैक्षिक संबंध की स्थापना, एजुकेशनल रिलेशंस विथ अदर कंट्रीज इस्टेब्लिशमेंट। जैसा कि स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप क्या है, एक देश से दूसरे देश द्वारा वस्तुओं का, संस्कृतियों का, इन सब चीज़ों का आदान प्रदान होता है। तो इस प्रकार से वैश्वीकरण के फलस्वरूप अन्य देश के साथ शैक्षिक संबंध स्थापित किया जा रहा है। तो इस प्रकार से शिक्षा पर वैश्वीकरण का इम्पैक्ट पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और तो फ्रेंड्स, आई होप कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल B.Ed मंत्रास पर मिल जाएगा, तो इसे आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर इसे ज़रूर से लाइक शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।